नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 29 सितंबर 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, सत्र को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करने हेतु 10 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें और इनके अध्ययन की रणनीति के लिए सभी आईएएस उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क कार्यशाला आयोजित की जा रही है। और यह कार्यशाला हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर यह आयोजित की जाएगी और यह 2 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी सुबह 11 बजे। और दोस्तों, यह निःशुल्क कार्यशाला हमारे बायजूस आईएएस के वरिष्ठ शिक्षक रोहित कुमार के द्वारा ली जाएगी। हमारे वरिष्ठ शिक्षक रोहित कुमार जी आधुनिक इतिहास के लिए भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय शिक्षकों में से एक हैं और इन्हें 8 वर्ष से अधिक का शिक्षण अनुभव है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जा करके आप उसे डाउनलोड करके इस निःशुल्क कार्यशाला में भाग ले सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रत्येक शुक्रवार को रात 8 बजे एक्सप्लेन सीरीज आयोजित की जाती है और इस बार के एक्सप्लेन सीरीज में टॉपिक है चीता पुनर्वास परियोजना। तो दोस्तों, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग भाग लें और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। पृष्ठ संख्या 6 पर आया हुआ है, संपादकीय पृष्ठ पर है। इसको सामान्य अध्ययन के 3rd पेपर आपदा एवं आपदा प्रबंधन से आप इसे जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो टॉपिक है पूरी तरह से देखा जाए तो बाढ़ से संबंधित है। तो यहां पर यही चर्चा की जा रही है कि जो बाढ़ की आवृत्ति है वह बहुत तेजी से बढ़ रही है। यानी अभी अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो पाकिस्तान का लगभग 1/3 हिस्सा डूब गया है। इसके लिए आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक और संगठन इसकी सहायता कर रहे हैं। तो यह ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? तो दोस्तों, इसको हम भूगोल से भी जोड़ सकते हैं। साथ में 3rd पेपर है आपदा एवं आपदा प्रबंधन। तो इसमें आप लोगों को जानना जरूरी है कि बाढ़ है क्या, इसके क्या कारण हैं और साथ साथ इसमें यह जो मानव जनित और प्राकृतिक कारण, बाढ़ के प्रकार और इसको नियंत्रित करने के उपाय। और दोस्तों, इसका जो बाढ़ का प्रभाव है तो इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में चर्चा पूरी तरह से इस लेख में हम करेंगे। तो इसमें यहां पर आप देख सकते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में बाढ़ के परिमाण, आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों, यह जो बाढ़ है दुनिया भर के कई क्षेत्रों में लगातार इस बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है और यह गंभीर और लगातार बाढ़ का सामना करने वाले दुनिया भर के शहरों में, जैसे हमारा भारत, मुंबई और कोलकाता, चीन में ग्वांगझू, शेंझेन और तियानजिन, इसी तरह से इक्वाडोर, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, इसी तरह से हो ची मिन सिटी वियतनाम में है, न्यू ऑरलियंस। तो ये सब शहर क्या हैं? बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया उदाहरण के तौर पर कि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पूरी तरह से बाढ़ से तबाह हो चुका है। इसी तरह से जून महीने में आप लोगों ने देखा होगा कि असम के 30 जिलों में बाढ़ ने हड़कंप मचाया हुआ था। तो असम और बिहार के कुछ जिलों में बाढ़ एक आवर्तक विशेषता है, यानी हर साल इन क्षेत्रों में बाढ़ आना ही आना है। तो इस प्रकार गरीबी उन्मूलन सुनिश्चित करने और सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को पूरा करने में यह बाढ़ एक बहुत बड़ी बाधा है। तो यह बड़ी आपदाओं में से एक है। तो अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बाढ़ की स्थिति। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बेंगलुरु शहर पूरी तरह से डूब गया था। दिल्ली में देखिए बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो बाढ़ बड़े क्षेत्र में भारी मात्रा में पानी का एक बड़ा प्रवाह होता है, जिससे प्रभावित स्थानों का विनाश होता है, संपत्ति का नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है। तो दुनिया भर के कई क्षेत्रों में हर साल बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब यहां पर आता है कि बाढ़ के प्रकार क्या हैं। तो बाढ़ के प्रकारों को अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है धीमी गति से सेट बाढ़।
इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार की बाढ़ तब होती है जब जल स्रोत जैसे नदियां बह जाती हैं और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। जैसे अगर हम बात करें गंगा नदी की, तो इस समय आप देख सकते हैं कि इसके किनारे बसे शहर सब जो है जल प्लावित हो चुके हैं। तो इस तरह से यह जो आसपास के क्षेत्र को यह प्रभावित करती है और यह बाढ़ क्या होता है, धीरे धीरे यह धीरे धीरे बढ़ती है और इस तरह से पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले लेती है। तो इस तरह से कुछ दिनों से लेकर यह हफ्ते भर तक रह सकती है और यह कई किलोमीटर में फैली होती है और ज्यादातर निचले इलाकों में यह असर करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का तराई रीजन हम बात करें, गोरखपुर वाला क्षेत्र है, वहां पर भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बिहार का पूरा मिथिलांचल डूब जाता है, असम में हमने बताया ही। अब दोस्तों इस तरह के जो ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ के कारण जो जमा हुआ पानी है, इससे क्या होगा, संपत्ति का नुकसान तो होगा ही, इसके साथ साथ ढेर सारी बीमारियां भी आ जाती हैं। जैसे डेंगू है, मलेरिया है, जापानी इंसेफेलाइटिस है, चिकनगुनिया है, इस तरह की जो कह सकते हैं बीमारियां फैल जाती हैं। लेकिन इस बाढ़ का एक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव भी है कि ये अपने साथ नई मृदा लेकर आती है, तो वह क्षेत्र काफी उपजाऊ भी हो जाता है। दूसरा है रैपिड ऑनसेट बाढ़। इसका क्या मतलब हुआ, यह निर्माण थोड़ा अधिक समय लेते हैं, यानी 1 या 2 दिन तक चल सकता है और यह बहुत ही अत्यंत विनाशकारी भी माना जाता है। हालांकि लोगों को ज्यादातर इसके बारे में चेतावनी दी जाती है और स्थिति बिगड़ने से पहले बचने का मौका भी दिया जाता है। तीसरा है फ्लैश बाढ़, इसको कहते हैं आकस्मिक बाढ़। तो दोस्तों ये फ्लैश बाढ़ क्या होता है, एकाएक बाढ़, यानी कुछ घंटों या मिनट में पूरा जल प्लावन हो जाता है। यानी यह ज्यादातर भारी वर्षा, बर्फ के पिघलने, बांध के टूटने के कारण, बादल के फटने के कारण, इससे जो है यह फ्लैश फ्लड आता है, जिसे आकस्मिक बाढ़ कहते हैं। जैसे 2013 का केदारनाथ की घटना आप लोगों ने सुना होगा। तो इस तरह से यह 3 प्रकार के बाढ़ के प्रकार हैं और इसी तरह से आप कह सकते हैं तटीय बाढ़ भी होती है तटीय क्षेत्रों में। तो अब इसके कारण क्या है, तो दोस्तों बाढ़ के कारण पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके प्राकृतिक और मानव जनित दोनों कारण हैं। तो प्राकृतिक कारण में अगर हम बात करें, जैसे गाद का संचय होना, यानी गाद का इकट्ठा होना, तो आप देखते होंगे कि जो हिमालय से नदियां आती हैं तो अपने साथ ढेर सारा अवसाद गाद लेकर के चलती हैं कि नहीं। तो नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में गाद और रेत लेकर चलती हैं, तो वर्षों से इनकी सफाई न होने के कारण नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी फैल जाता है। दूसरा है प्राकृतिक कारण बादल फटना। तो भारी वर्षा और पहाड़ियों या नदियों के आसपास बादलों के फटने से भी नदियां जल से भर जाती हैं। जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। फिर नदियों का मार्ग परिवर्तन करना, यह भी महत्वपूर्ण है। तो यानी जैसे बिहार में क्या है, बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी के मार्ग में परिवर्तन होने के कारण हर साल यहां बाढ़ आती है और मानवीय हस्तक्षेप जैसे नदी घाटी में रेत खनन, अपशिष्टों का नदी में बहाया जाना भी नदी के मार्ग परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसी तरह से उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सुनामी तटीय क्षेत्रों में बाढ़ के लिए उत्तरदायी होता है। और दोस्तों मानवीय कारक में जैसे तटबंधों, नहरों, रेलवे से संबंधित निर्माण, इसकी वजह से नदियों की जल प्रवाह क्षमता में कमी आती है और परिणाम स्वरूप बाढ़ की समस्या और गंभीर हो जाती है। इसी तरह से वनों की कटाई, हम लोगों ने जंगलों को काट दिया है, तो पहाड़ों पर मिट्टी के कटाव को रोकने और वर्षा जल के लिए पेड़ प्राकृतिक अवरोध पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन हम लोगों ने इन जंगलों को काट दिया है। इसी तरह से अनियोजित नगरीकरण, तो नगरों में जल निकायों, आर्द्र भूमियों, तालाबों का अतिक्रमण कर उनमें मानव बस्ती बसा दी गई है, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में पानी भर जाता है। लेकिन दोस्तों अभी ये जो बाढ़ की बारंबारता, उसका परिमाण, उसकी तीव्रता जो बढ़ रही है, उसमें सबसे बड़ा मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है। तो हाल के दिनों में बाढ़ की आवृत्ति बढ़ी है और यह कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण औसत समुद्री तापमान में भारी वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप कैरेबियन में उष्णकटिबंधीय तूफानों, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं क्यूबा हरिकेन आया हुआ है, क्यूबा और फ्लोरिडा के तट पर इयान नामक चक्रवाती तूफान, तो ये तूफान उनके मार्ग के देशों में भारी गिरावट का कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो वातावरण में तापमान में वृद्धि का कारण बन रही है, वह भी क्या है, ग्लेशियरों के पिघलने,
बर्फ के आवरण का एक कारण है जो फिर से कई क्षेत्रों में बाढ़ का कारण है। तो यह कहा जाता है कि आने वाले समय में ध्रुवीय बर्फ की टोपी पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है और स्थिति खराब होने की संभावना है। तो कहने का यही मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव इन आपदाओं पर और तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि यह तीव्र गति से बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, यह जो बाढ़ की समस्या है कोई भारत की ही समस्या नहीं है, यह एक वैश्विक समस्या है, यह वैश्विक आपदा है। तो प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार किसी भी राज्य को अपने क्षेत्र का उपयोग इस तरह से नहीं करना पड़ता है जिससे कि साझा प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हुए दूसरे राज्य को नुकसान हो। यह कहने के बराबर है कि सभी राज्यों पर बाध्यकारी दायित्व है कि वे नदी के पानी के किसी अन्य सहभागीदार में बाढ़ का कारण बनने के लिए पानी ना छोड़े। जैसे कि आप लोग देखते होंगे आए दिन, अगर हम बात करते हैं, इधर चीन देख सकते हैं, यह ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और यहाँ पर इसने बहुत सारे बांधों का निर्माण कर दिया है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, पानी वह तेजी से छोड़ देता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको दिहांग या दिबांग के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में, असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो असम क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है। बांग्लादेश पर भी बाढ़ का खतरा मंडराता रहता है। तो दोस्तों, इसे हम ट्रांस बाउंड्री पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आयोजित करने की आवश्यकता है। ऐसे में कह सकते हैं कि आपस में देशों को एक संयुक्त कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। यह नहीं है कि भारत में बाढ़ आई हुई है तो हमें पाकिस्तान से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में बाढ़ आई हुई है तो भारत से मतलब नहीं है। इसमें एक संयुक्त कार्य योजना का विकास करने की आवश्यकता है। ऐसे में आपको एक उदाहरण देता हूं, उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में वह मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया था। तो वहां पर आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कई नदियां बहती हैं। यहां पर उरुग्वे देश है और अर्जेंटीना है। तो वहां पर उरुग्वे, पराना, पराग्वे, पिल्कोमाया, तो यह सब नदियां क्या हैं, सीमा बनाती हैं। तो सीमा पार देशों में आप यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहां बाढ़ नहीं आई है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से ज्वाइंट एक्शन करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के लिए चिंता का विषय है। इससे हर साल असम में बाढ़ आती है, खासकर वर्षा के मौसम में यानी मानसून। हालांकि चीन और भारत 2013 में एक एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो समझौता ज्ञापन भारत को नदी बेसिन के चीनी पक्ष में शहरीकरण और वनों की कटाई गतिविधियों तक पहुंच की अनुमति नहीं देता है। तो इस तरह से पृष्ठभूमि में एमओयू के साथ भारत यूएनडब्ल्यूसी और जल सम्मेलन में एक पक्ष बनकर ब्रह्मपुत्र पर एक द्विपक्षीय संधि के लिए आधार तैयार कर सकता है और इस तरह से वह चीन का यहां पर विरोध कर सकता है। और भारत भी कर रहा है, यहां पर बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण कर रहा है जिससे कि बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सके। इसी तरह से अगर हम देखें तो यह भारत नेपाल और बाढ़ की रोकथाम, तो यहां पर देख सकते हैं नेपाल से आने वाली नदियां, उत्तर प्रदेश का यह सब क्षेत्र क्या है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो जाता है। तो ऐसे में भारत, नेपाल, पाकिस्तान की भी मैंने बात की, यहां पर भी इस समय देख रहे हैं भारत की नदियां मानसून के समय में जब जल उतनी ही मात्रा में जा रहा है तो इस क्षेत्र यहां पर 1/3 भाग पूरी तरह से डूब चुका है। तो यहां पर संयुक्त रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, भारत और नेपाल द्वारा साझा की जाने वाली कोशी है, गंडक है, घाघरा है, भागमती है, ये सब कहां से आती हैं, सब नेपाल से आती हैं। तो यह एक हर वर्ष की समस्या है। तो बाढ़ की तीव्रता और परिमाण भारी मौसमी वर्षा के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमनदों के पीछे हटने और नेपाल का खासकर तराई और बिहार के नदी बेसिन क्षेत्र में भूमि उपयोग और भूमि कवर परिवर्तन जैसे मानव प्रेरित तनाव के कारण यह और बढ़ रहा है। तो दोस्तों, भारत नेपाल जो कोसी समझौता 1954 में हुआ था, जिसे 1966 में संशोधित किया गया था, तो इसके उद्देश्य से नदी बेसिन में विनाशकारी बाढ़ को कम करना है। तो इस तरह से संधि आधारित संयुक्त निकायों ने बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को भी परिष्कृत करने का भी प्रयास किया है। इसी तरह से प्रक्रियात्मक प्रथागत अंतरराष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय कानून दायित्व के उल्लंघन में भारत सीमा पार नदियों पर डेटा को वर्गीकृत जानकारी के रूप में मानता है, जो सीमा पार बाढ़ चेतावनी प्रणाली विकसित करने के में प्रमुख चुनौतियों में से एक है। पाकिस्तान में प्रलयंकारी बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रभावों के आलोक में यह महत्वपूर्ण है कि सभी तटवर्ती राज्यों को बिना किसी नुकसान के नियम के अनुसार सभी प्रक्रियात्मक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्हें UNWC या UNCE जल सम्मेलनों का एक पक्ष बनने के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ऐसे में क्या है कि इस तरह से एशिया के बारे में एक संयुक्त कार्य योजना तैयार की जाए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में संयुक्त कार्य योजना तैयार की जाए, इसी तरह से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में संयुक्त कार्य योजना तैयार की जाए, इसी तरह से यूरोपीय देशों में भी बाढ़ की समस्या अब शुरू हो गई है। तो यह क्या है, इस आपदा से निपटने के लिए विभिन्न उपायों की आवश्यकता है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संधि बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण जो खबर है यह भी संपादकीय पृष्ठ पर आया हुआ है, पेज नंबर 7 पे है, सामान्य अध्ययन के 3rd पेपर, इसको रोजगार से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सीधे सीधे यही दिया गया है कि जो बैंकों में नौकरियों में कमी दिख रही है, खासकर सार्वजनिक बैंकों, तो नौकरियों में जो एक कमी दिख रही है, इसके पीछे क्या कारण है? सबसे महत्वपूर्ण कारण यह देख सकते हैं, खासकर लॉकडाउन के दौरान तो क्या हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण यह हो गया कि जैसे UPI, आज आप देखिए कि लोगों के पास कैश मनी नहीं होता है, लोग ट्रांजैक्शन डायरेक्ट कर दे रहा है और इस तरह से ATM भी बहुत बड़ा कारण है। तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अभी हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड ने यही बताया है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों से कर्मचारियों की संख्या में सुधार की योजना के लिए कहा था और पिछले हफ्ते ही बिजनेस लाइन ने यह भी बताया कि इस साल लिपिक पदों के लिए यानी क्लर्क पदों के लिए घोषित रिक्तियों में काफी कमी देखी जा रही है। तो रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया है कि भर्ती, चयन और कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या में तेजी से कमी आई है। तो यह कमी के पीछे क्या कारण है? तो इस तरह से तेजी से यह कमी जो आई है, बैंक की नौकरियों में रुचि लोगों की घट रही है और इस साल की शुरुआत में अगर हम देखें तो 28 से 29 मार्च को अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने अन्य मांगों के साथ कर्मचारियों की भर्ती बढ़ाने पर जोर देते हुए एक हड़ताल भी की थी। तो इस तरह से हड़ताल और हाल की समाचार रिपोर्टें अगर एक साथ देखें तो घटित जनशक्ति की समस्या एक विभक्त बिंदु पर पहुंच गई है। यानी कह सकते हैं कि भर्तियों में कटौती क्लर्कों और उप कर्मचारियों के बीच अधिक स्पष्ट है, जबकि अधिकारियों की संख्या स्थिर बनी हुई है लेकिन क्लर्कों की संख्या घट गई है। तो यह प्रवृत्ति खासकर PSB यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों दोनों में देखी गई है। हालांकि ध्यान देने योग्य यह बात है कि निजी क्षेत्रों में अधिकारियों की संख्या सार्वजनिक क्षेत्रों की तुलना में 3 गुना अधिक है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे यही कारण है कि ATM के उपयोग में वृद्धि। आजकल आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति के पास ATM उपलब्ध है। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बैंकों में लंबी कतारें लगती थी पैसा निकालने के लिए और पैसा जमा करने के लिए। अब निकालने के लिए लंबी कतारें नहीं लगती हैं, सिर्फ जमा करने के लिए लग रही हैं। इसके साथ साथ यहां पर देख रहे हैं कि ATM का उपयोग अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी होने लगा है। तो ऐसे में कर्मचारी खाली बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में रिक्तियों में कटौती की जा रही है और ऑनलाइन और मोबाइल लेन देन में वृद्धि। आज आप देख सकते हैं गूगल पे है, फोन पे है, UPI के माध्यम से भीम ऐप है। इस तरह का यह प्रयोग होने की वजह से लोग अब कैश निकालने की जरूरत ही नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसे में बैंक के कर्मचारी खाली बैठ गए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो यह तकनीकी विकास ने कहीं ना कहीं रोजगार पर कुठाराघात किया है। नई बैंक शाखाओं की संख्या में कमी देखी जा रही है और ATMों की संख्या बढ़ती जा रही है। ATM ज्यादा से ज्यादा स्थापित किए जा रहे हैं। तो यह महत्वपूर्ण कारण है। तो दोस्तों डेटा से यही पता चलता है। यहां पर थोड़ा सा तुलनात्मक हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं चार्ट 1A में PSB और PVB। तो यहां पर देख सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र है ये और ये निजी क्षेत्र है। तो यहां पर दिया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन पब्लिक सेक्टर बैंक यानी PSB एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक PVB, यानी फाइनेंशियल ईयर
2005, 10, 15 और 21 में अगर हम लोग देखते हैं तो वहां 2005 में क्या था, 92,419 था और यह बढ़ करके निजी क्षेत्रों में 5.7 लाख हो गया। और सोचिए सार्वजनिक क्षेत्रों में फाइनेंशियल ईयर 2005 में 7.48 लाख था और जबकि 2021 में 7.83, मामूली सी वृद्धि हुई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं निश्चित रूप से बैंक कर्मियों में कमी का रुझान दिख रहा है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की संख्या लगभग स्थिर बनी हुई है। वहीं अगर निजी क्षेत्र का देखा जाए तो यहां से देख सकते हैं यह ग्राफ यहां पहुंच गया है। अब यहीं पर चार्ट 1B में अगर देखिए तो द चार्ट शोज द नंबर ऑफ ऑफिसर्स, क्लर्क एंड सब स्टाफ वर्किंग इन ईच फंक्शनिंग ऑफिस ऑफ पीएसबी। यानी दोस्तों यहां पर देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2006 में प्रत्येक कार्यालय में औसतन 6.6 कर्मचारी हुआ करते थे, वो भी कौन, लिपिक कर्मचारी जिसे क्लर्क कहते हैं, और जो वित्त वर्ष 2021 में 3 पर आ गए, यानी आधे से अधिक की कमी हो गई। इसी तरह से प्रति कार्यालय उप कर्मचारियों की संख्या अगर देखा जाए तो 3.3 से घटकर 1.1 आ गई। वहीं अगर हम देखते हैं कि ऑफिसर 4.9 से 4.3 ही है, यानी कह सकते हैं कि ऑफिसर्स अधिकारियों की संख्या लगभग स्थिर बनी हुई है, लेकिन क्लर्कों और उप कर्मचारियों की संख्या घट गई है। इसी तरह से चार्ट 1C में भी अगर हम देखते हैं तो यह निजी क्षेत्र की बैंकों की स्थिति देख सकते हैं तो अधिकारियों की संख्या 9.8 थी जो कि 2021 में 14.7 हो गई है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह दोनों नीचे की ओर जा रहा है। तो यह सारा काम क्या है, अधिकारी ही देख ले रहे हैं। तो यानी कह सकते हैं कि यह नौकरियों की संख्या पीवीबी और पीएसबी दोनों में, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में घट रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, तकनीकी विकास। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि तकनीकी विकास की वजह से अभी तो और इसका विकास होगा। डिजिटल करेंसी की बात की जा रही है। तो यहां पर चार्ट 2A का भी अगर थोड़ा सा देख सकते हैं, एटीएम विथड्रॉल यूजिंग डेबिट कार्ड इन पीएसबी एंड पीवीबी। तो आप देख सकते हैं अगस्त 2012 और अगस्त 2022 के बीच का यहां पर दिया गया है। इसी तरह से चार्ट 2B में देख सकते हैं कि वैल्यू की अगर हम बात करें तो यह देख सकते हैं कि यह वैल्यू ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन कितना तेजी से बढ़ रहा है। इसी तरह से देखा जाए चार्ट 2C में तो न्यू पीएसबी ब्रांचेज एंड पीवीबी ब्रांचेज, यानी सार्वजनिक क्षेत्र की शाखाएं और प्राइवेट सेक्टर की शाखाओं में, तो यहां पर देख सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की शाखाएं कितना तेजी से आगे बढ़ी थी, लेकिन अब यह घट गई हैं, 962 पे आ गई हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ा है, 2000 से ऊपर चला गया। तो कहने का यही मतलब है कि यह तकनीकी विकास, मोबाइल एप्लीकेशन, यूपीआई, यह सब बहुत बड़े कारण हैं। तो इसमें वित्त आयोग ने सीधे सीधे कहा है इसमें सुधार करने की आवश्यकता है और नई रिक्तियों की बहाली की जाए। तो यह भी महत्वपूर्ण था। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 7 पर, सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर अंतरराष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। तो इसमें दिया गया है रीडिस्कवरी द बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी पर, यानी बंगाल की खाड़ी की फिर से खोज। यानी बंगाल की खाड़ी अगर हम लोग देखें तो ये वाला क्षेत्र क्या है, बे ऑफ बंगाल है। यानी बंगाल की खाड़ी भू आर्थिक, भू राजनीतिक और भू सांस्कृतिक गतिविधियों में वृद्धि का अनुभव कर रही है। यानी इस क्षेत्र में अब और आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है और यह एक बार फिर एशिया में समुद्री व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बंगाल की खाड़ी पूरी तरह से तैयार है। और यह उल्लेखनीय क्यों हो जाता है, क्योंकि जो चौथा शिखर सम्मेलन हुआ था, चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय में बंगाल की खाड़ी अध्ययन केंद्र खोलने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों सीबीएस के आधिकारिक लॉन्च ने एक बार फिर बंगाल की खाड़ी को एक महत्वपूर्ण दर्जा दे दिया है। यानी अब फिर से खाड़ी में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए कनेक्शन बनाने, प्लेटफॉर्म स्थापित करके रचनात्मक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को यह प्रदर्शित किया है। तो खाड़ी पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सीबीएस के घोषणा के बाद खाड़ी क्षेत्र के लिए अवसर पैदा करने के लिए भू अर्थशास्त्र, भू राजनीति, पारिस्थितिकी, व्यापार,
कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, समुद्री कानून, सांस्कृतिक विरासत और नीली अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सहयोग की यह पेशकश करेगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह बे ऑफ बंगाल है, तो इस पर सबसे महत्वपूर्ण स्थिति अगर किसी की है तो वो अपने भारत की है। इस क्षेत्र को अब मजबूत किया जा सकता है, यानी खाड़ी लंबे समय से हिंद महासागर के लिए एक प्रमुख वाणिज्य केंद्र रहा है और इसने व्यापार और संस्कृति के मामले में पूरब एवं पश्चिम के बीच एक कह सकते हैं कि पुल के रूप में कार्य किया है और एक इंडो पैसिफिक उन्मुखीकरण और एशिया के प्रति वैश्विक आर्थिक और सैन्य शक्ति के पुनर्संरेखण का खाड़ी क्षेत्र पर काफी प्रभाव पड़ा है। तो इस क्षेत्र में संचार के प्रमुख समुद्री मार्ग, वैश्विक आर्थिक सुरक्षा के लिए जीवन रेखा और ऊर्जा सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो इस क्षेत्र के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को यह शक्ति प्रदान करता है। तो खाड़ी समुद्री और ऊर्जा संसाधनों के पर्यावरण के अनुकूल अन्वेषण में अधिक क्षेत्रीय सहयोग का अवसर भी यह प्रदान करता है क्षेत्र। तो खाड़ी में जैव विविधता वाला समुद्री वातावरण भी है। यह दुनिया की कुछ सबसे बड़ी नदियों से पानी प्राप्त करता है। यहां पर आप देख सकते हैं गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का जल यहीं पर आता है। यहीं पर देखा जाए तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सभी का जल यहां पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों यह कई दुर्लभ और लुप्त प्राय समुद्री प्रजातियों और मैंग्रोव का घर भी है, जो पारिस्थितिकी और मछली पकड़ने के क्षेत्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा संसाधन इस क्षेत्र में भरा पड़ा है। तो ऐसे में भारत के लिए एक बहुत बड़ा यह गेम चेंजर साबित हो सकता है सीबीएस की घोषणा। तो दोस्तों खाड़ी में कुछ अव्यवस्थाएं भी हुई हैं, यानी प्रमुख शक्तियों ने अपने आर्थिक और भू राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने के परिणाम स्वरूप क्षेत्र का समुद्री वातावरण थोड़ा सा बदल दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इन क्षेत्रों में अतिक्रमण बढ़ गया है, जनसंख्या वृद्धि, अत्यधिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं खड़ी हो गई हैं, लवणता की मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से छोटे और मध्यम फीडर जहाजों से परिचालन, निर्वहन, शिपिंग टकराव, अनजाने में तेल रिसाव, औद्योगिक अपशिष्ट प्रदूषण और गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कूड़े का संचय भी यह बनता जा रहा है। तो इस तरह से प्रकृति के प्रकोप से तट की रक्षा वाले मैंग्रोव पेड़ पहले से कई ज्यादा अधिक खतरों में हैं, जबकि यह मैंग्रोव वनस्पतियां इन सुनामी या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से रक्षा करती हैं। तो इस पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ऐसे में यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि तटीय सरकारों को कौशल निर्माण, अनुसंधान और प्रशिक्षण को समर्थन और बढ़ावा देने की आवश्यकता है और इस क्षेत्र के देशों को प्रोत्साहन और निवेश जुटाने, समुद्री मामलों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और वैकल्पिक जीवन शैली में लोगों का समर्थन करने की आवश्यकता होगी। और साझा समुद्री चिंताओं, समुद्री पर्यावरण की जटिलता के कारण एक साथ काम करना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में बिम्स्टेक यहां के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों बिम्स्टेक क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए। तो दोस्तों दिसंबर 1997 में बैंकॉक में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका एवं थाईलैंड की बैठक हुई थी, जिसमें यह देश थे कौन कौन? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। तो इसे क्या कहा जाता था पहले? BISEC यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर 2004 में इसमें नेपाल और भूटान शामिल हुए, फिर इसका नाम चेंज करके बिम्स्टेक रखा गया और इस तरह से वर्तमान में इसमें 7 सदस्य हैं और बिम्स्टेक का पहला शिखर सम्मेलन थाईलैंड में ही आयोजित किया गया था 2004 में। और दोस्तों 2014 में बिम्स्टेक सचिवालय की स्थापना बांग्लादेश के ढाका में की गई है। तो इस तरह से जो यह चौथा शिखर सम्मेलन था उसी में ही भारत के प्रधानमंत्री ने सेंटर बे ऑफ बंगाल स्टडीज यानी CBS की स्थापना की घोषणा की थी। तो इस वजह से बंगाल की खाड़ी का महत्व बढ़ जाता है। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 10 पर सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मंत्रियों के भाषण से संबंधित बात की जा रही है, यानी मंत्रियों की अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाना क्या संभव है या नहीं। इस विषय पर लंबे समय से यह बहस जारी है। तो इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 27 सितंबर को चर्चा हुई थी। तो इसमें 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह इस पर निर्णय लेने के लिए 15 नवंबर की तिथि रखा है। तो ऐसे में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल द्वारा तैयार कानून के 4 सवाल इस प्रकार हैं, यानी क्या अनुच्छेद 19(1)(a) यानी मौलिक अधिकारों में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि नहीं? तो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19(2) के तहत
पहले से उल्लिखित प्रतिबंधों को छोड़कर कोई प्रतिबंध क्या इस पर लगाया जा सकता है? यदि हां, तो किस हद तक? इसी तरह से क्या अनुच्छेद 19(1)(a) पर अधिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है? और यदि यह उच्च पद धारण करने वाले व्यक्तियों से संबंधित है तो क्या अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 12, जिसमें क्या है राज्य की परिभाषा दी गई है, इसके तहत शामिल न किए गए व्यक्तियों और निजी निगमों के खिलाफ लागू किया जा सकता है? और चौथा बिंदु है कि क्या राज्य वैधानिक प्रावधानों के तहत व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? तो दोस्तों, इसमें जस्टिस नागरत्ना ने यही कहा है कि संविधान अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 19(2) क्या है? इसके आधार पर राज्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार रखता है। तो युक्त निर्बंधों की घोषणा निम्न है, यानी भारत की सुरक्षा और संप्रभुता से संबंधित अगर स्पीच दी गई है तब उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यह मामला क्या था? तो दोस्तों, दरअसल यह मामला अदालत के सामने विचार के लिए उस समय आया था जब बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा था कि यह मामला राजनीतिक साजिश के अलावा कुछ नहीं है। तो उनके इस बयान के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने खान के खिलाफ याचिका दायर कर कार्रवाई की मांग की थी। तो उस समय अदालत ने इस बात को ध्यान में रखते हुए आजम खान को बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि मामला राज्य के दायित्व और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में गंभीर चिंताओं को उठाता है। और कोर्ट के सामने यह अहम प्रश्न है कि क्या अभिव्यक्ति के आधार को इस आधार पर छीना जा सकता है व किसी के सम्मान को ठेस जो पहुंचा रहा है? तो ऐसे में यहां महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि अनुच्छेद 2 में प्रतिबंध है मानहानि, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था के मामले में, शिष्टाचार या सदाचार के मामले में, न्यायालय की अवमानना के मामले में। तो यहां पर इन लोगों पर यह रोक लगाया जा सकता है। अब ऐसे में 15 नवंबर को देखना है कि 5 लोगों की यह पीठ क्या निर्णय देती है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से ही इसको जोड़ा जा सकता है। तो इसमें दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए लगभग 27 साल से मौत की सजा पर रहे बलवंत सिंह राजोआना द्वारा दायर याचिका पर फैसला करने में सरकार की ओर से देरी की आलोचना की है। तो इस तरह से यह चर्चा का विषय बन गया है। तो दोस्तों, इसकी जो पृष्ठभूमि है, चूंकि गृह मंत्रालय ने 2019 में गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके जीवन को बख्शने का फैसला करने के बावजूद राष्ट्रपति की दया के लिए राजोआना की याचिका अधर में लटकी हुई है। दोस्तों, वह 25 साल से जेल में हैं और 2007 में उन्हें एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। तो उनकी दया याचिका 8 साल से अधिक समय से लटकी हुई है। तो ऐसे में केंद्र का क्या पक्ष है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने यही कहा है कि पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के मामले में सजा काट रहे दोषी बलवंत सिंह राजोआना की ओर से दाखिल दया याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यह अन्य संगठन के द्वारा दायर की गई याचिका है, न कि दोषी के द्वारा। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने यह भी तर्क दिया है कि दया याचिका पर तब तक फैसला नहीं किया जा सकता जब तक कि शीर्ष अदालत के समक्ष मामले में अन्य दोषियों द्वारा दायर अपील का निपटारा नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करे। तो दोस्तों, यहां पर न्यायालय का क्या रुख है? तो उसने यही कहा है कि 2 मई को ही केंद्र को 2 महीने का समय दिया था और यह क्यों लेट हो रहा है? यह व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। तो दोस्तों, यह दया याचिका की अगर बात की जाती है तो राष्ट्रपति में क्षमादान की शक्ति है संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति क्षमादान की अपनी शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, यद्यपि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की सलाह बाध्यकारी होती है, किंतु अनुच्छेद 74(1) के तहत मंत्रिमंडल के पुनर्विचार हेतु याचिका को वापस करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। यदि मंत्रिमंडल बिना किसी बदलाव के इसे राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। तो ऐसे में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजोआना को न्याय मिलना चाहिए। वह इतने सालों से इनके व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इस तरह से यह मामला काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बढ़ते हैं दोस्तों विविध समाचारों में। यहां पर आप देख सकते हैं
यह महत्वपूर्ण है, थोड़ा तथ्यात्मक है, लेकिन ध्यान रखिएगा महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यह भारत के संविधान में अनुच्छेद 76 पर है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है और राष्ट्रपति ही इसे नियुक्त करता है। और इसके लिए योग्यता क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। दोस्तों, यह अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक जब बुलाई जाती है तो उसमें यह भाग लेता है, लेकिन निर्णायक मत देने की बात आती है तो यह मत नहीं दे सकता। इसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। इसी तरह से नए सीडीएस, दोस्तों जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु होने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के नए सीडीएस बनाए गए हैं। तो यहां पर सीडीएस के बारे में भी आप लोग देखिएगा। इसी तरह से दूसरी महत्वपूर्ण खबर है हीट वेव। दोस्तों देखिए, यह भी हीट वेव क्या है, इसको आप भूगोल से भी जोड़ सकते हो, साथ साथ आपदा एवं आपदा प्रबंधन से भी जोड़ सकते हो। तो आपदा एवं आपदा प्रबंधन यानी हीट वेव आज बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी आपदा है। आपने देखा होगा अभी कुछ महीने पहले ही भारत में हीट वेव्स चल रही थी। यूरोपियन देशों में हीट वेव्स की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। दोस्तों, स्विस ग्लेशियर यानी स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल रहे हैं इस हीट वेव की वजह से। इसी तरह से जर्मनी के भी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। दोस्तों 1930 के दशक की शुरुआत से स्विट्जरलैंड के 1400 ग्लेशियरों ने अपने कुल आयतन के आधे से अधिक ग्लेशियर्स को खो दिया है। तो इसके पीछे जलवायु परिवर्तन कारण है, तो इसे भी देखिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, हाल ही में भारतीय पुरातत्व संस्थान ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास, यहां पर देख सकते हैं 170 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1000 साल से लेकर 2000 साल पुराने हिंदू व बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेष मिले हैं। तो यहां पर 26 गुफाएं मिली हैं और दोस्तों यह बांधवगढ़ एक टाइगर रिजर्व भी है। यहां पर हालिया खोज में 26 मंदिर और उसके अवशेष भी मिले हैं। तो इस खबर को भी जरूर देखिएगा, इसे कला और संस्कृति से जोड़ सकते हैं। अब मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न में अगर देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव दिखाई देने के साथ दुनिया भर के तटवर्ती राज्यों को नुकसान रहित नियम के अनुसार सभी प्रक्रियात्मक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, इसकी जांच करें। तो दोस्तों इसको 10 अंकों का है तो 150 शब्दों में लिखना है। तो इसमें बाढ़ जैसी आपदा का उदाहरण लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन कैसे इसमें प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं और विश्व के देशों को इन वैश्विक आपदाओं से निपटने के लिए आगे आना होगा। इन सब बातों की चर्चा हमने की है, इसको आपको उत्तर में लिखना है। इसी तरह से तकनीकी विकास ने बैंकिंग को आसान बनाया, लेकिन बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती में कमी का कारण भी बन गया। तो इस कथन की पुष्टि करें, इसे बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आज के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा कि बिम्स्टेक क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी और दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी के विकास में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है तथा महान्यायवादी का कार्य क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इस तरह से दोस्तों आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।